नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की अगला टॉपिक लेकर आए हैं भाई, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्योंकि अधिगम की 2 क्लासेज हम कर चुके हैं। एक तो हमने की है भाई क्या कि अधिगम की परिभाषा, अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की विशेषताएं, घटक, ये सब और अधिगम के प्रकार। और दूसरी क्लास में हमने देखा कि अधिगम के सिद्धांत 2 तरह से दिए गए हैं। एक तो व्यवहारवादियों ने दिए हैं और एक दिए हैं संज्ञानवादियों ने, और उनको भी हम अलग अलग देख चुके हैं। अब आज हम एक एक सिद्धांत लेकर चलते हैं भाई। आज हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत करेंगे। तो आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है भाई थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद इनके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। देखो भाई, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है भाई एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने देखो क्या है भाई, एक दो बातें पहले सुनो थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले सीखने के नियम दिए हैं। सबसे पहले सीखने के नियम यदि किसी ने दिए हैं अधिगम में, सीखने के नियम शिक्षा मनोविज्ञान में, तो वो कौन है भाई? वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? थॉर्नडाइक। और एक और बात इनके बारे में है कि सबसे पहले इन्होंने पशुओं के ऊपर अध्ययन किया था। यानी कि पशुओं के ऊपर अध्ययन किया था सबसे पहले किसने? थॉर्नडाइक ने। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं भाई? पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। तो ये 2-3 बातें आप लिखें, फिर बाद में आगे चलते हैं भाई। ये अमेरिका के थे, ऐसे भी पूछ लिया जाता है भाई ये कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? तो देखो ये अमेरिका के थे। देखो ये एक बार वो फ्राइड के बारे में पूछा गया था, परीक्षा भी हुई थी, वो कौन सी, उसमें भी पूछा गया था। वियना ऑस्ट्रिया के हैं वो, ऑस्ट्रेलिया नहीं भी, ऑस्ट्रिया। मैं बार बार यही बताती हूँ आप लोगों को। देखो अमेरिका के थे ये, और सबसे पहले क्या किया इन्होंने? इनको पशु विज्ञान का जनक कहा जाता है भाई, पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें तो नहीं है इंक। पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? थॉर्नडाइक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पशुओं के ऊपर सबसे पहले किसी ने अध्ययन किया, तो वो किसने किया भाई? थॉर्नडाइक ने किया। यानी कि पशुओं के ऊपर सबसे ज्यादा पहले अध्ययन, पशुओं पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। इसीलिए तो इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब दूसरी बात देखो भाई, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। तो लिखो शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए? सर्वप्रथम किसने दिए भाई? थॉर्नडाइक ने ही दिए। इसीलिए इनको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ये याद रखना है भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रत्येक बात। और ये तो वही था थॉर्नडाइक के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के क्या थे? शिक्षक थे भाई। ये शिक्षक थे यानी कि अध्यापक थे, ये भी अध्यापन कार्य करते थे। और इन्होंने पशुओं के ऊपर सबसे पहले अध्ययन किया, तो पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले सीखने के नियम दिए, इसीलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये बात थी। अब इनका सिद्धांत देखते हैं भाई। इन्होंने क्या सीखने के 3 नियम दिए हैं भाई। सीखने के 3 नियम दिए हैं, मुख्य नियम, और 5 नियम दिए हैं गौण नियम। और ये अभी जो आपका पेपर कैंसिल हो गया यूपी टेट का,
उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पूछा ही जाता है, हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है भाई। तो देखो सीखने के नियम दिए हैं भाई, इन्होंने 3 नियम दिए भाई सीखने के मुख्य नियम। तो सीखने के नियम अब यहाँ लिखा, तो ये सीखने के नियम कौन से हैं? सीखने के नियम अब देखो 3 नियम तो इन्होंने दिए हैं, मुख्य नियम दिए हैं भाई। इन्होंने 2 प्रकार से सीखने के नियम बताए हैं। एक तो बताए हैं मुख्य नियम, आप उसको उनको बोल सकते हो मुख्य नियम, या आप इन्हीं को बोल सकते हो प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम या आप इन्हें प्रधान नियम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। कभी मुख्य नियम लिखा आ जाता है, कभी प्राथमिक नियम और कभी प्रधान नियम। और दूसरे जो नियम दिए हैं वो दिए हैं भी गौण नियम। ये 2 प्रकार से सीखने के नियम दिए हैं भाई इन्होंने, थॉर्नडाइक जी ने। एक तो मुख्य नियम और दूसरे गौण नियम। अब हम पहले देखेंगे कौन से हैं और फिर इनका अध्ययन करेंगे, बिल्कुल उदाहरण सहित समझेंगे इनको लिखो, आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक देखो, अभी जो यूपी टेट में प्रश्न आया कि थॉर्नडाइक ने का कौन सा मुख्य नियम नहीं है, और उसमें एक अभिप्रेरणा का या अभिवृत्ति का ऐसा डाल दिया गया, और वो तो नहीं है, क्योंकि 3 नियम दिए इन्होंने, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये मुख्य नियम इनके हैं भाई 3। तो थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं वो लिखो भाई। मुख्य नियम या प्राथमिक नियम आप जिन्हें बोलते हो वो 3 है भाई। कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखो भाई प्रभाव का नियम, दूसरा है फिर क्या? तत्परता का नियम, और तीसरा क्या है भाई? अभ्यास का नियम। ये 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, मुख्य नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। अब देखो 5 दिए हैं इन्होंने गौण नियम, तो वो लिखेंगे पहले, फिर हम इनका अध्ययन करेंगे। प्रभाव का नियम क्या है, अभ्यास का नियम क्या है, पहले याद करने जरूरी होते हैं। आप क्या करते हो, बिल्कुल छलांग लगाते हो स्टार्टिंग में, और उस छलांग में आप ये लगाओ कि इतनी जोर से औंधे मुंह गिरते हो कि फिर उठ ही नहीं पाते। बिल्कुल आप धीरे धीरे देखो, इन्होंने कहा है, ये व्यवहारवादी हैं, इन्होंने कहा कि अधिगम धीरे धीरे होता है, स्टेप टू स्टेप, और ये बात हकीकत है भाई बिल्कुल, क्योंकि इनका मानना है कि अधिगम क्या धीरे धीरे होता है, यानी कि बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आप चलोगे, इस तरह से सीख सकते हो किसी चीज को। तो देखो पहले तो ये याद करो तीनों नियम। अब गौण नियम लिखेंगे भाई, और गौण नियम लिखेंगे, उनको फिर याद करेंगे 5, और फिर उनको फिर देखेंगे अलग अलग। अब देखो भाई गौण नियम है, एक तो है भाई बहुक्रिया का नियम, ये हम लिख रहे हैं भाई। अब गौण नियम जो थॉर्नडाइक ने बताए हैं, एक तो बहुक्रिया का नियम है, दूसरा है भाई आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, फिर तीसरा है भाई तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, और चौथा है भाई फिर सादृश्यता का नियम, और 5वां है भाई साहचर्य का नियम। ये 5 गौण नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने, और ये 3 मुख्य नियम बताए हैं भाई। और जो अभी जो प्रश्न पूछा गया था वो मुख्य नियमों में से आया था, और 3 तो ये लिख दिया और एक कोई अलग लिख दिया, अभिवृत्ति का लिखा, शायद अभिवृत्ति का नियम, तो वो गलत हो गया। अब देखो ये मुख्य नियम, गौण नियम भी पूछ सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो पहले आप इनको याद करो। अब हम देखते हैं इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे कि अभ्यास का नियम क्या है, प्रभाव का क्या, तत्परता का क्या। चलो इनको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब
अब देखो भाई, अब हम करेंगे मुख्य नियमों का विस्तृत रूप से देखेंगे पहले, फिर गौण नियमों को देखेंगे। अब देखो, पहला हम लिखेंगे भाई अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? मुख्य नियम 3 दिए हैं, उसमें है एक अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या है कि एक हमने देखो पिछली क्लास पहले देखना, उसके बाद ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि हमने 2 चीज वहां बताई हुई, एक अनुक्रिया और एक उद्दीपक, यानी कि एक तो रिस्पॉन्स और एक स्टिमुलस। देखो, अनुक्रिया और उद्दीपक फिर से बता देते हैं एक बार है, और ज्यादा डीपली पिछली कक्षा में देखना आप जाके। अनुक्रिया क्या है भाई? सीखने के लिए की जाने वाली क्रिया क्या है? अनुक्रिया। और उद्दीपक को आप सामान्य भाषा में कह सकते हो लक्ष्य, एम जो आपका है, उसको आप एम को आप बोलोगे भाई क्या? उद्दीपक। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य आप बोल सकते हो, इसको उद्देश्य बोल सकते हो, कुछ भी। तो अनुक्रिया क्या है? उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं भाई? अनुक्रिया। तो यहां हम अभ्यास में देखेंगे कि जब कोई भी प्राणी, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई भी प्राणी, देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। जब कोई भी प्राणी, पहले लिखेंगे फिर बताएंगे। जब कोई भी प्राणी बार बार अभ्यास के द्वारा, जब कोई भी प्राणी बार बार अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त करता है, उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या है भाई? अभ्यास का नियम है। उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या है भाई? अधिगम है। यानी कि हम अधिगम कब करेंगे? तो थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि हम अपने उद्दीपक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करेंगे, यानी कि बार बार अनुक्रिया करेंगे, जो सीखने की जो क्रिया है उसको बार बार करेंगे। ये नहीं, और ये हकीकत भी है भाई। देखो, हवाबाजी से पढ़ाई नहीं होती। मैं फिर आपको बता देती हूँ, पहले भी बताया है कि आप ये मानो कि एक बार में मुझे याद हो जाता है, सो के आपने आराम से बेड पे और ये जो क्लास चला के देख ली, तो इस तरह से आप अपने उद्दीपक तक नहीं, कभी नहीं पहुंच पाओगे। समझ थोड़ी सी हो जाएगी कि थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं, लेकिन नहीं। यदि आप आराम से बैठ के नोट्स बनाओगे, बार बार देखोगे इस वीडियो को और समझोगे कि मैम बताना क्या चाह रही, आखिर इसमें है क्या, तो फिर आपको क्या है? उद्दीपक की प्राप्ति जरूर होगी। चाहे आप कितनी भी बार असफल रहे हो, लेकिन अब की बार सफलता आपको जरूर मिलेगी, यदि आप अच्छे से मन से, आत्मा से अपनी जागृत अवस्था में साधना पे लगे हो। तो क्या है कि जब कोई भी प्राणी बार बार अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो क्या वहां अधिगम होता है भाई? क्योंकि अधिगम का नियम है, तो इन्होंने बताया कि अब जो अधिगम होगा, यहां क्या होगा भाई? अभ्यास के द्वारा अधिगम होगा। यहां अभ्यास के नियम के माध्यम से हम अधिगम करेंगे। अभ्यास के नियम अनुसार, नियमानुसार अधिगम होगा। अधिगम ये नहीं है भाई, अधिगम से यहां इनका जो मेन मतलब है अधिगम का, वो है भाई अपने लक्ष्य तक पहुंचना। आप जो परीक्षा दे रहे हो उसमें पास हो गए तो अधिगम किया आपने, वरना बीच में क्रिया अनुक्रिया कितनी की आपने वो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि हमारे जो हिंदी में राष्ट्र कवि हुए मैथिलीशरण गुप्त, उन्होंने एक पंक्ति कही है कि ये जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है भाई, क्योंकि ये संसार है, काम आपने कितना किया ये कोई मायने नहीं रखता यदि आपका परिणाम अच्छा नहीं है। तो सिर्फ उनको आप रिजल्ट दिखाओ कि हमारा रिजल्ट ये है, चाहे आप पढ़े नहीं पढ़े, आपने कैसे भी किया, वो एक अलग मैटर है। यानी कि इनका भी यही मानना है, मनोवैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि अधिगम मानेंगे भी आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तो आपने अधिगम किया है, वरना आपका कोई फायदा नहीं है अधिगम करने का।
ये इन्होंने कहा। और ये अधिगम हम यहाँ अधिगम कैसे होगा, यानी कि लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं कैसे, अभ्यास के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, इसका देखो अभ्यास का नियम का इंग्लिश वर्जन आप देखोगे तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप स्टार्टिंग से सुनते आए हो। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये यही कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आपको परफेक्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ये है भाई अभ्यास का नियम। अब देखो आगे हम देखेंगे कि अभ्यास की पुनरावृत्ति भी होती है, अभी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। यदि आपका उद्दीपक थोड़ा सा कठिन है तो वहां क्या है, अनुक्रिया की आपने, तो देखो एक तो अभ्यास की पुनरावृत्ति, दो शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा यहाँ, अभ्यास की पुनरावृत्ति। एक तो ये है भाई अभ्यास की पुनरावृत्ति, और एक आती है भाई अभ्यास की कमी। यदि आप अभ्यास की कमी आ गई आपके अंदर तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। यानी कि यदि आज आप कम पढ़े हो तो कल आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस कमी को पूरा कर पाओगे। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखो यहाँ से एक अनुक्रिया अनुबंधन, ये शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखो हम अनुक्रिया करेंगे यहाँ। अब अनुक्रिया और अनुबंधन, यानी कि हमें अधिगम प्राप्त होगा किससे, अनुक्रिया से। उद्दीपक के लिए हमने की अनुक्रिया, ये है उद्दीपक, और इन दोनों के बीच में जो बंधन बना है, यहाँ बंधन बोल सकते हो आप, संबंध बोल सकते हो आप, उसको बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन। यानी कि इस अनुबंधन तब तक आपका नहीं होगा, तब तक आप उद्दीपक तक नहीं पहुंच सकते, चाहे आपने कितनी भी अनुक्रिया की है। यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो अनुबंधन बनता है वो आपको उद्दीपक तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। ये बताया है भाई किसने, थोर्नडाइक ने। अब देखो एक सीटेट में प्रश्न पूछा गया था, पहले उसके बारे में लिखो, क्योंकि इन्होंने 1930 ईस्वी में इनका अपने इस नियम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया और उसमें इसके दो भाग किए हुए। वो सीटेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लिखो भाई 1930 ईस्वी में थोर्नडाइक ने इसे पुनः संशोधित किया। थोर्नडाइक ने पुनः संशोधित करके अभ्यास के नियम को दो उपभागों में बांटा। 1930 में थोर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या अभ्यास का नियम, तो 1930 में थोर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को पुनः संशोधित करके दो भागों में बांटा, संशोधित किया, थोड़ा सा और सुधार किया इसमें अपने नियम में, और संशोधित करके फिर दो उपभागों में बांट दिया। किसको, अभ्यास के नियम को। अब वो दो कौन से उपभाग हैं भाई, देखो दो उपभागों में बांटा। अब ये है अभ्यास का नियम, इसको दो उपभागों में बांटा भाई। क्या, एक तो प्रयोग और एक अनुप्रयोग। एक तो है भाई प्रयोग और दूसरा है अनुप्रयोग। ये दो भागों में बांट दिया फिर से, किसको, अभ्यास के नियम को। और ये प्रश्न पूछा गया है आपके, शायद रिट परीक्षा में भी पूछा गया है एक बार, और सीटेट में भी पूछा गया है कि अभ्यास के नियम को थोर्नडाइक ने कितने उपभागों में बांटा है, तो प्रयोग और अनुप्रयोग दो भागों में बांटा है भाई। यहाँ से प्रश्न आता है, जहाँ भी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप ये मान लो कि वहाँ आप ऐसे लगा लो, उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो प्रश्न दोबारा आ सकता है, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रकृति का प्रश्न बन गया है, ये काफ़ी अंदर से प्रश्न पूछा गया। ये था भाई अभ्यास का नियम। अब देखिए दूसरा हम देखेंगे भाई प्रभाव का नियम। इसको आप लिखिए, इसी तरह से लिखिए और फिर बार बार देखना, आप याद करना, प्रैक्टिस करना। तो अब हम अगला प्रश्न करेंगे भाई, नहीं, अगला हमारा जो नियम है वो है भाई प्रभाव का नियम।
देखो भाई, वैसे तो साइकोलॉजी कोई भी पढ़ा लेता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काफी गंभीरता से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए गुणवत्ता की पहचान भी आपको करनी आनी चाहिए कि हम कहाँ से अध्ययन करें। ये एक बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि ये आप अनुक्रिया तो कर रहे हो, लेकिन अगर वो गलत दिशा में आपने की तो उद्दीपक कैसे प्राप्त होगा। उसके लिए आपको सही सटीक अध्यापक से ही पढ़ना चाहिए, जो आपको बिल्कुल परीक्षा उपयोगी ढंग से ही पढ़ाए। आलतू फालतू का पांडित्य प्रदर्शन करने की यहाँ जरूरत नहीं होती। देखो दूसरी बात है भाई प्रभाव का नियम। दूसरा जो नियम, मुख्य नियम इन्होंने दिया वो है भाई प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम के एक दो नाम और हैं, और उनको पूछा गया भाई, इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, और परिणाम का नियम, ये इसके दूसरे नाम है भाई। तो लिखो इससे क्या कहते हैं भाई, एक तो इसका जो नाम है वो है प्रभाव का नियम, दूसरा नाम लिखो इसका परिणाम का नियम, और तीसरा जो नाम है वो है भाई संतोष या असंतोष का नियम भी बोलते हैं इसको। या तो देखो आपको उद्दीपक की प्राप्ति होगी तो संतोष मिलेगा, या फिर इसे आपको क्या मिलेगा, असंतोष मिलेगा। तो संतोष और असंतोष का नियम भी बोलते हैं इसको। ये है भाई प्रभाव के नियम के दूसरे नाम। अब हम देखते हैं कि इस नियम में आखिर है क्या। देखो इसमें क्या है, अनुक्रिया और उद्दीपक वही चलेंगे पूरे, आपको इन जो सिद्धांत दिखेंगे। अनुक्रिया आप सबको पता चल गया अब क्या है, और उद्दीपक क्या है सबको पता चल गया। ये क्या है भाई स्टिमुलस, और ये क्या है रिस्पॉन्स। यानी कि हमें क्या है, उद्दीपक तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, और इनके बीच में जो एक बंधन बनता है उसको बोलते हैं अनुबंधन। कई बार तो क्या है कि वो बंधन कमजोर हो जाता है, तो हमें असंतोष की प्राप्ति होगी, अधिगम में कमी आएगी। और कई बार जो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो बंधन बनता है, संबंध, वो मजबूत होता है और हमारा अधिगम ज्यादा होता है और हम उद्दीपक तक पहुंच जाते हैं। तो ये है भाई प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है, और इस बनने वाले संबंध को क्या कहते हैं भाई, अनुबंधन। आप जान चुके हो इस बात को, अनुबंधन। अब देखो बॉन्डिंग। अब इस बॉन्डिंग में क्या है, अनुबंधन में क्या है, कई बार तो क्या है भाई अधिगम, इसकी कमी आ जाती है अधिगम की। कई बार क्या है भाई अधिगम की प्रभाव ज्यादा होता है। तो देखो इसमें दो बातें आप लिखोगे, एक में तो क्या है प्रभाव पड़ता है इस अनुबंधन का। यदि अनुबंधन कमजोर होगा, यदि अनुबंधन कमजोर है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा भाई, कमजोर है तो हमें असंतोष की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं भाई, असंतोष का नियम। यदि अनुबंधन मजबूत होगा, यदि अनुबंधन मजबूत है तो क्या होगा भाई, हमें संतोष की प्राप्ति होगी, यानी कि हमारा जो परिणाम है वो अच्छा आएगा, हम अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेंगे। तो इसको क्या बोला गया भाई, संतोष का नियम। संतोष मिलेगा हमें और परिणाम अच्छा आएगा, इसीलिए क्या भाई परिणाम का नियम भी बोलते हैं इसको। यानी कि जो ये अनुबंधन से प्रभावित होता है क्या, अधिगम। इसका मतलब है भाई ये लिखो इसको, फिर आगे देखेंगे भाई। यानी कि आप कह सकते हो कि अनुक्रिया और उद्दीपक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में एक बार पूछा गया है कि क्या अनुक्रिया और उद्दीपक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई। अनुक्रिया भी प्रभावित करेगी उद्दीपक को, और उद्दीपक भी प्रभावित करेगा। यदि उद्दीपक बड़ा होगा तो अनुक्रिया ज्यादा करनी पड़ेगी। यदि आपका लक्ष्य है सिर्फ आपको टीचर बनना है, छोटा जेबीटी, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको लेक्चरर बनना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अनुक्रिया और उद्दीपक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात आपको लिखनी है भाई। अनुक्रिया और उद्दीपक
दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो भाई, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं ना भाई, वो बच्चे तो तुरंत यही याद कर लेते हैं आधा। तो आप लोग भी अगर ध्यान से देखोगे तो शायद मैं इतनी बार एक बात को बताती हूँ कि आपको वही याद हो जाएगा। अब उद्दीपक अनुक्रिया कितनी बार बता चुकी हूँ। अनुक्रिया सीखने के लिए की जाने वाली क्रिया उद्दीपक यानी कि लक्ष्य, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया, और इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ वो क्या, अनुबंधन। वो कमजोर भी हो सकता है और मजबूत भी। तो देखो, आपको अपना अनुबंधन मजबूत करना है, इस बात को ठान लेना आप, और एक उत्साह के साथ पढ़ाई करनी है भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, उद्दीपक प्राप्त करना है। जो लक्ष्य हमारा है वहां तक पहुंचना है हमें। अब देखो भाई, आगे हम इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे कि इस प्रकार हम जो ये अनुबंधन कमजोर और जो मजबूत बन रहे हैं ना भाई, तो जो यदि प्रभाव यानी कि प्रभाव कैसे डाल सकते हैं, थॉर्नडाइक का मानना है कि हम अधिगम को क्या कर सकते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन दे सकते हैं, प्रशंसा करके किसी की या कुछ पुरस्कार देकर। देखो, एक बार हमारे यहाँ प्रश्न पूछा गया पीजीटी में, या पता नहीं कौन सी पीजीटी परीक्षा में ही पूछा गया, पीजीटी एस्टेट में प्रश्न पूछा गया था कि जो पुरस्कार और ये सकारात्मक पुनर्बलन है या नकारात्मक, ऐसा पूछा गया था कि बाह्य या आंतरिक, शायद तो ऐसे था प्रश्न है कि आपने किसी बच्चे को, किसी माँ बाप ने कहा कि यदि आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो हम आपको साइकिल ला के देंगे, तो ये कौन सा पुनर्बलन है। तो देखो, ये बाह्य पुनर्बलन है। आंतरिक प्रेरणा तो आप अपने मन से, किसी ने आपको कोई प्रलोभन नहीं दिया फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये तो है आपके मन के अंदर की जो प्रेरणा। और यदि बाह्य आपको किसी चीज के लालच में आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्या है, बाहरी पुनर्बलन दिया जा रहा है आपको। तो देखो क्या कहा है थॉर्नडाइक ने, यहां से प्रश्न बनता है तो लिख लो कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो अधिगम को बढ़ा सकते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा ही ये कि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन देकर अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। अब कैसे प्रभावित किया जा सकता है अधिगम को, जैसे कोई प्रशंसा करके किसी की या पुरस्कार देकर, प्रशंसा या पुरस्कार द्वारा, आप यहां लिख सकते हो प्रशंसा या पुरस्कार द्वारा। और देखो, नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। पुनर्बलन देखो सकारात्मक भी होता है, ये तो पुरस्कार, और नकारात्मक होता है दंड दे दिया किसी को या भय, ये असंतोष पैदा करेगा हमारे अंदर। तो ये तो क्या है, संतोष पैदा करेगा भाई, इससे तो अधिगम प्रभावित होगा, ज्यादा होगा। ये जो अनुबंधन है ये मजबूत हो जाएगा तो हम अधिगम ज्यादा करेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया गया, देखो नकारात्मक पुनर्बलन वो क्या है भाई, दंड और भय। दंड और भय से भी कई बार अधिगम के अनुबंधन को मजबूत किया जाता है, जैसे दंड और भय। क्योंकि हम देखो छोटे बच्चे कई बार नहीं पढ़ते तो हम उनको भय दंड दे देते हैं, कुछ सजा दे दी छोटी मोटी, या फिर कुछ भय दे देते हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे, आपने ऐसा किया तो वो क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है, उसे स्थायी अधिगम नहीं हो सकता। ये था भाई प्रभाव के नियम के बारे में देखा। अब हमारा एक और बच गया तत्परता का नियम, वो देखेंगे मुख्य नियमों में, फिर गौण नियम देखेंगे थॉर्नडाइक का। लिखो इसको, अब अगला जो हमारा नियम है, मुख्य नियम थॉर्नडाइक का, वो है भाई प्रभाव का नियम। नहीं, प्रभाव का कर चुके हैं हम, तत्परता का नियम। तीसरा जो है
ये है तत्परता का नियम। थोर्नडाइक के मुख्य नियमों में 3 नियम दिए हैं, उसमें तीसरा है तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या है कि इसी का एक दो नाम और है भाई, प्रेरणा का नियम, तैयारी का नियम भी इसको बोल देते हैं, मानसिक तैयारी का नियम भी बोल देते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे भी, तैयारी का नियम या मानसिक तैयारी का नियम भी बोल सकते हो आप, और इसी को आप बोल सकते हो क्या, प्रेरणा का नियम। ये इसके अलग नाम है भाई, एक दो और। अब इसमें क्या है कि तत्पर हो, कोई मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से आप अधिगम करने के लिए तत्पर हो तो भी अधिगम प्रभावित होता है। प्रभावित क्या होता है, वो तो अनुबंधन इतना मजबूत हो जाता है कि आप उद्दीपक तक पहुंच ही जाते हो। यदि आप मानसिक रूप से तत्पर रहते हो अधिगम करने के लिए तो आप उद्दीपक तक अवश्य पहुंच जाओगे। तो देखो भाई, इसमें क्या कहा है कि अनुक्रिया के लिए तत्पर रहना, कि जब प्राणी, लिखो भाई यहां, जब प्राणी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए देखो, प्रभाव में प्रभाव पड़ा, अभ्यास में अभ्यास किया, तत्परता में क्या करेंगे, तत्पर रहेंगे किसी चीज को करने के लिए, आगे बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो जब प्राणी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, तत्पर रहता है, तो भी क्या है भाई, अधिगम प्रभावित होता है। अधिगम प्रभावित होता है। प्रभावित कैसे, यानी कि अधिगम की गति तेज हो जाएगी। यदि आप तत्पर हो तो क्या, अधिगम की गति तेज हो जाएगी और आप आसानी से अपने उद्दीपक को प्राप्त कर सकते हो। अब देखो, जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया है भाई और अधिगम हो जाएगा, यानी कि अधिगम हो जाएगा का मतलब ये है कि आप उद्दीपक तक पहुंच गए। अब एक बार प्रश्न पूछा गया कि एक घोड़े को तालाब पर ले जाकर खड़ा कर दिया। आप किसी, देखो का उसको जबरदस्ती आप तालाब पर तो ले जा सकते हो घोड़े को, लेकिन पानी पीने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। वो उसकी अपनी खुद मर्जी है, उसको खुद तत्पर होना पड़ेगा। अब देखो, हम ये क्लासेज बना रहे हैं, ये हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, लेकिन अब यदि आप तत्पर नहीं हो, आपके मन में ही जिज्ञासा नहीं है पढ़ने की, तो इसमें देखो हम क्या करें। अब तो आप अधिगम तक पहुंच ही नहीं पाते, आप अधिगम करोगे ही नहीं। लेकिन यदि आप तत्पर हो, देखो अगर क्लास तक आप पहुंच गए, आप देख रहे हो, तो आप तत्पर ही हो, मान के चलो, क्योंकि आपके मन में कहीं जिज्ञासा है कि मैं करूं, और वो आप करोगे भी। तो ये क्या है भाई, तत्परता। तो ये इसमें क्या है भाई कि ये उदाहरण आप लिखना चाहो तो घोड़े वाला लिख लेना, ये सीटेट में पूछा गया था कि तत्परता का नियम लागू होगा वहां अधिगम करवाने के लिए। अब देखो, ये तो हमने देखे भाई मुख्य नियम जो थोर्नडाइक ने सीखने के सबसे पहले जो नियम दिए थे, वो मुख्य नियम दिए भाई 3। क्या, एक अभ्यास का नियम कि बार बार अभ्यास करके आप अधिगम कर सकते हो या उद्दीपक को प्राप्त कर सकते हो। बार बार अभ्यास के द्वारा अनुक्रिया करके आप अधिगम उद्दीपक को प्राप्त कर सकते हो या अपने अनुबंधन को मजबूत कर सकते हो। दूसरी बात क्या थी भी, प्रभाव। सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा या नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा आप अपने अधिगम को प्रभावित करते हो। तीसरी बात है भाई तत्परता का नियम, जो आपके सामने है। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हो किसी चीज को करने के लिए तो आपका अधिगम अवश्य होगा। ये इसका मतलब कहने का ये है। अब हम देखेंगे भी थोर्नडाइक के गौण नियम। गौण नियम 5 दिए हैं और हम लिख चुके हैं उन 5 को। अब हम उसका थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि क्या है भाई उनमें, उनके अंदर क्या है। अब देखो, सबसे पहला हमने जो गौण नियम में लिखा था वो है भाई बहुक्रिया का नियम। गौण नियम है ये बहुक्रिया का नियम। 3 तो दिए हैं भाई मुख्य नियम और 5 दिए हैं गौण नियम। पहला है भाई बहुक्रिया का नियम। बहुमी ने, देखो ये बिल्कुल आसान है रटने की, इसमें कुछ जरूरत नहीं होती। बहु यानी कि बहुत सी, क्रिया यानी कि क्रिया।
अधिगम को करने के लिए बहुत सी यानी कि अनेक प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं तो अधिगम प्राप्त होता है हमें। ये इसका मतलब है भाई ये। तो लिखो कि लक्ष्य या उद्दीपक के प्रति अनेक अनेक क्रियाएं करते हैं। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को आप लक्ष्य कह सकते हैं सामान्य भाषा में, आसान भाषा में। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियाएं की जाती हैं, यानी कि अनेक क्रियाएं की जा सकती हैं। ये नहीं है कि आप एक ही प्रकार की क्रिया करते हो, कभी आप सिर्फ सुनते हो, कभी आप पढ़ते हो, कभी लिख के देखते हो, कभी फिर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, कभी टेस्ट सीरीज लगाते हो, अनेक क्रियाएं करते हो तो अधिगम होता है भाई। दूसरी जो बात है वो है भाई आंशिक क्रिया। दूसरा जो नियम है वो है भाई आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया के नियम में क्या है आप देखो, एक बहुक्रिया एक आंशिक, यानी कि आंशिक होता है छोटा अंश, किसी चीज का अंश, एक भाग, एक पूरी चीज है उसका एक छोटा सा भाग, यानी कि छोटी छोटी क्रियाएं करके आप जब अधिगम प्राप्त करते हो तो वो क्या है भाई आंशिक क्रिया का नियम है ये। तो इसमें लिखो आप कि छोटी छोटी क्रिया करके उद्दीपक प्राप्त करते हैं, छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा, छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा अनुबंधन को मजबूत बनाना अधिगम है भाई। यानी कि अनुबंधन, जो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो अनुबंधन बनता है वो मजबूत हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तीसरा जो नियम है गौण नियम में वो है भाई मनोवृत्ति का। मनोवृत्ति, हमारे मनोवृत्ति देखो, मन की वृत्ति, वृत्ति क्या होता है भाई दृष्टिकोण हमारा। अभिवृत्ति आप पढ़ते हो, पढ़ेंगे आगे, तो अभिवृत्ति और अभिवृद्धि दो चीजें आती है भाई। देखो अभिवृद्धि, साइकोलॉजी में हम दो चीजें देखेंगे आगे चलेंगे। एक तो आएगा अभिवृद्धि और एक आएगा अभिवृत्ति। देखो अभिवृत्ति होता है दृष्टिकोण, नजरिया। अभिवृद्धि होता है बढ़ोतरी करना, किसी चीज में वृद्धि करना, और अभिवृत्ति होता है दृष्टिकोण, नजरिया, आपका देखने का तरीका कैसा है किसी चीज को। तो यहाँ हम मनोवृत्ति यानी कि हम हमारे मन की वृत्ति कैसी है, हमारा मानसिक दृष्टिकोण कैसा है किसी चीज को देखने के लिए। यदि देखो छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आपके सामने एक गिलास में पानी है, ये गिलास है भाई आपके सामने छोटा सा, और इसमें देखो पानी भरा हुआ है ये, और अब आपके सामने आप इतने बच्चे हो, मैं आप सबसे यदि पूछूं कि ये इसमें बताइए क्या है, तो आप ये कहोगे या तो ये आधा भरा है, कोई तो ये कहेगा, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई ये कहेगा कि ये तो मतलब एक तो दृष्टिकोण आया आधा भरा है, वो तो कैसा था भाई सकारात्मक दृष्टिकोण। किसी ने कहा कि आधा खाली है, यानी कि वो क्या था नकारात्मक दृष्टिकोण। यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण दो तरह का हो गया, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण से अधिगम क्या होगा भाई ज्यादा होगा, अनुबंधन मजबूत होगा और जल्दी होगा। यदि आपका नकारात्मक दृष्टिकोण है तो क्या होगा, अनुबंधन कमजोर होगा आपका और अधिगम जो है वो धीरे धीरे होगा, या ये लगाओ बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि यदि आपने अभी सोच लिया कि मैं तो ये परीक्षा पास कर ही नहीं सकता या सकती, तो फिर आप क्या पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण है कि ऐसा क्या है, उसी वही पढ़ाई उन लोगों ने की है, वही मैंने की है, तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता इसको। ऐसी उन दूसरे बच्चों में ऐसी क्या खास बात है कि वो जल्दी से सी टेट, एस टेट, यूपी टेट सब कुछ कर लिया और जॉब लग जाते हैं, वो हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम तत्पर नहीं होते किसी चीज को करने के लिए। तो देखो इस नियम से आप सीखना भी कुछ अपने जीवन में उतारना इसको। तो मनोवृत्ति आप देखो, मनोवृत्ति हमारी दो प्रकार की हो गई, सकारात्मक और नकारात्मक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक है तो अधिगम क्या होगा भाई जल्दी होगा और अवश्य होगा।
यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। नकारात्मक है तो हो सकता है कि अधिगम बिल्कुल धीरे धीरे हो और बिल्कुल लास्ट में जाके आप उद्दीपक को प्राप्त करो, और हो सकता है कि भी आप न भी करो। तो देखो इसमें क्या लिखा, वही बात है भाई, यदि सकारात्मक होगा तो अधिगम होगा और नकारात्मक है तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आपको अधिगम नहीं होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। तो आज से यदि आप हैं भी नकारात्मक तो भी आप सकारात्मक हो जाइए, क्योंकि आपको उद्दीपक को प्राप्त करना है। देखो हर हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं ना, सबकी एक मनोवृत्ति होती है कि कोई आदमी चाहे कितना भी अच्छा है उसकी कमियों को ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक दृष्टिकोण के हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, छिद्रा अन्वेषी बोलते हैं ऐसे लोगों को, यानी कि दूसरों में दोष निकालने वाले, वो लोग कभी भी सफल नहीं होते। अपने जीवन में आप देखना, आपके आसपास में इधर उधर जो भी आपकी फैमिली के आसपास रहते हैं, देखना जो अच्छे लोग हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव के, सौम्य और बिल्कुल अच्छा बिहेवियर है उनका, किसी की बुराई नहीं करते, वो सक्सेस मिलेंगे अपनी लाइफ में, जॉब मिलेगी उनके पास, पैसा गाड़ी सब कुछ होगा उनके पास। कुछ लोग होंगे पूरे दिन वो ऐसा है वो ऐसा है, उसने ये किया उसने, उनके पास उनका खुद का स्टैंडर्ड देखना कुछ नहीं है। तो अब आपको तय करना है कि आपको कैसा बनना है। अपनी मनोवृत्ति को हमेशा सकारात्मक रखो। अब देखो बहुत से टीचर देखें, आप खुद पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता, हमने पढ़ा है ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता भाई? हमसे भी अच्छा पढ़ा सकता है कोई, ये क्या बात हुई? तो देखो अपनी मनोवृत्ति को आत्मश्लाघी मत बनो, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, और जो आपको कर्म दिया जाता है उसको ईमानदारी से करो भाई, कभी भी अपने कार्य के प्रति बेईमानी मत करो, बस फिर आपको उद्दीपक तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो भाई अगला हमारा आता है सादृश्यता का। 3 कर लिए हमने गौण नियमों में, अगला आ गया हमारा सादृश्यता का। सादृश्यता का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने, गौण नियम। इन्होंने क्या कहा है इसमें कि उद्दीपक यदि आप सादृश्यता, देखो दृश्य होता भी देखना, यदि आपने उद्दीपक को देख रखा है तो आपका क्या है, ये अधिगम जो हो तेज हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि यदि उद्दीपक को देख रखा है तो अनुक्रिया तेज हो जाएगी उद्दीपक के प्रति। यदि सादृश्य यानी कि यदि आपने उद्दीपक को देख रखा है, अपने लक्ष्य का आपको पता है और उसकी विषय वस्तु आपने देखी है कि इसमें ये सब कुछ आएगा, ये सामग्री है हमारे पास, सिर्फ हमें ये पढ़ना है उस पेपर के लिए, तो आपका क्या है, अनुक्रिया आपकी तेज हो जाएगी और आप आसानी से उद्दीपक तक पहुंच पाओगे। यदि उद्दीपक को देख रखा है तो क्या है भाई, अनुक्रिया तेज हो जाएगी, और अनुक्रिया तेज हो गई तो क्या भाई, आप उद्दीपक तक अधिगम कर लोगे, अधिगम आसानी से कर पाओगे। देखो अब इसका मतलब तो यही है भाई, अब आप लोगों को पता है, आप यूपी टेट, सी टेट या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आप सब ने अपना सिलेबस आपको पता है कि ये 30% मनोविज्ञान के आएंगे, साइकोलॉजी के 30 हिंदी के आएंगे, फिर ये एसएस आएगी, या आप पीआरटी हो तो इन्वायरमेंट आएगा आपके, तो उस हिसाब से ही तो आप तैयारी करते हो। तो ये इसका मतलब यही है भाई सादृश्यता का। अगला देखें भाई हम साहचर्यता का नियम। देखो साहचर्य का 5वां जो गौण नियम है वो है भाई साहचर्य का। साहचर्य का नियम है भाई 5वां जो गौण नियम है, आखिरी है ये हमारा, ये है भाई साहचर्यता के नियम में क्या है भाई, साहचर्यता का मतलब होता है भाई विषय वस्तु के साथ अंतःक्रिया करना या तालमेल बिठाना। देखो साहचर्य का मतलब ये है कि विषय वस्तु के साथ साहचर्य स्थापित हो जाए तो हम अधिगम आसानी से कर पाएंगे।
सबसे पहले तो लिखो कि विषय वस्तु के साथ, बस ये आखिरी है, विषय वस्तु के साथ साहचर्य स्थापित हो जाए। अब साहचर्य का मतलब क्या होता है भाई? साहचर्य स्थापित हो जाए तो अधिगम आसानी से होगा, या अधिगम आसानी से होगा। अब देखो ये साहचर्य क्या है? साहचर्य का मतलब आप लगा सकते हो भाई कि तालमेल बैठ जाए उसका आपके साथ, आपको समझ में आने लगे, तालमेल बैठ गया आपका विषय वस्तु के साथ। या फिर अंत्य क्रिया आप कह सकते हो इसको, अंत्य क्रिया, अंत्य क्रिया आप करने लगे विषय वस्तु के साथ तो आप अधिगम कर पाओगे। ये थे भाई थॉर्नडाइक के नियम। 3 तो थे भाई मुख्य नियम और 5 थे भाई ये गौण नियम। इनको हमने बिल्कुल गंभीरता से किया है। बहुत से प्रश्न यहाँ से बनेंगे, आप निकालोगे तो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देखना, वहाँ से इस टॉपिक में से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आप देखना, और उस दृष्टिकोण से और सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ यदि आप अध्ययन करोगे तो आपको उद्दीपक जरूर प्राप्त होगा, अपना लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। ये बिल्कुल संपूर्ण जानकारी है थॉर्नडाइक के बारे में। वो क्रिया प्रसूत का प्रयत्न और भूल का नियम वो अलग करेंगे। ये आज हमने कर लिया भाई थॉर्नडाइक के बारे में। और ये इसकी जो पहले वाली जानकारी थी ये भी आपको याद रखनी है कि ये अमेरिका के थे, शिक्षक थे ये, और क्या थे भाई, ये पशु मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और क्या माने जाते हैं भाई, ये इन्होंने क्या किया था, सीखने के सबसे पहले नियम दिए थे, इसलिए शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है थॉर्नडाइक को। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे हम सारे नियम कर लेंगे आपके पेपर से पहले। कल हम एक अलग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।